तो आइए, आज का जो वीडियो है वो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में होगा। अभी हम जो कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं और उसमें हमारा अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जो पहला पार्ट होगा, इसके अंतर्गत हम जितने भी हमारे फॉर्मूले होंगे, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो सारी की सारी आज डिस्कस करने वाले हैं और स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जितनी भी बेसिक चीजें आएंगी वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत डीपली हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो पढ़ाई करेंगे वो केवल उन बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, कभी कभी वैसे बनता नहीं है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा पूछी जाती है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास जो करंट है वो दो टाइप के हैं, एक डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, और एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कह रहे हैं। डीसी करंट में क्या होता है कि जो इसकी वैल्यू होती है, माना इसका जो मान है 2 एम्पियर है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो लगातार हमें 2 एम्पियर की धारा मिलेगी। समय कितना भी होता जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और लगातार जो वैल्यू होगी वो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। तो इसका ग्राफ एकदम क्या आता है, सीधा आता है, जो टाइम का एक्सिस है उसके पैरेलल में हमको मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे टाइम है, टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू है वो देखिए 0 है यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस तरीके से इसकी वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहां से वैल्यू 0 से बढ़ी, यहाँ पे आपको मिलेगी पीक वैल्यू, उसके बाद फिर यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा दूसरी डायरेक्शन में, और यहाँ फिर पीक वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए -1 है तो यहाँ, सॉरी ये +1 है तो यहाँ पे -1 आपको वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगी, 0, और आफ्टर दैट एक साइकिल कंप्लीट होगा और फिर ये चलता रहेगा आगे, इसी तरीके से रिपीट करेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसका जो मान है वो और इसकी जो डायरेक्शन है, दो बातों पे विशेष फोकस कर रहा है। एक क्या कहा मैंने, मान, और दूसरी चीज क्या कही, डायरेक्शन। वो आवर्तित रूप से पीरियोडिकली क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर आप परिभाषा पे फोकस करें तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिमाण के साथ साथ दिशा में भी वैकल्पिक यानी एकांतर रूप में, अल्टरनेटिंग रूप में और आवर्तित रूप में बदलती रहती है। यहाँ पे इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन लिखी गई है। इसके बाद आता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, यदि हम उसका किसी क्षण, अब थोड़ा सा ये समझना है आपको, यहाँ पे क्या है, किसी भी क्षण हम अगर मान पूछेंगे तो आपका आंसर होगा 2 एम्पियर। कितना होगा, अब इसमें मैं मान पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस जगह पे कितनी वैल्यू होगी, मैं पूछ रहा हूं इस जगह पे कितनी वैल्यू होगी, तब आपका आंसर क्या होगा। तो इसको कहते हैं तात्क्षणिक वैल्यू। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब जो इंस्टेंट हो रहा है, जो क्षण चल रहा है उस क्षण में कितनी वैल्यू है। तो इसके लिए हम साइन का फंक्शन लेते हैं, ज्यावक्रीय फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, ज्यावक्रीय। और जो ज्यावक्रीय फंक्शन होगा, यदि हम करंट को दिखा रहे हैं तो I = हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी, राइट। अभी मैंने पहले भी कह दिया आपको कि हम रिवाइज करें, बहुत डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, कहां से फॉर्मूला आया, कैसे आया, उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। केवल इनमें आपको ये समझना है कि ये ज्यावक्रीय फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। इसमें I क्या है, एक समय का फंक्शन होगा, फलन होगा। I0 क्या है, ये वाली वैल्यू, पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे I0 कह रहे हैं। और साइन क्या दे रहा है, ये पूरी वैल्यू, ये जो ग्राफ आया है ना इस तरीके का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। समझ में आया। इसी तरीके से यदि मैं वोल्टेज को लिखना चाहूं तो वोल्टेज की वैल्यू V = क्या हो जाएगी, V0 sin ओमेगा टी। यहां पे थोड़ा सा इसमें फोकस कर लेते हैं। ये ओमेगा टी है, इसको हम फेजर, कला या कला संबंध ये कहते हैं। कला का मतलब ये हुआ कि किसी क्षण पर जो वेव चल रही है, जो साइन वेव है, उसकी स्थिति क्या है, इस पे आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ओमेगा टी, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं, एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। मतलब ये जो साइकिल बन रहे हैं, ये जो क्या बन रहे हैं, साइकिल, ये पहला साइकिल बना, ये इसका हाफ पोर्शन है, और ये क्या है, इसका हाफ पोर्शन है। ये इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। और इन दोनों को मिला के एक साइकिल होता है। एक साइकिल के लिए इतने पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, इतना पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव। एक बात का आपको विशेष ध्यान में रखना। अब देखो, ये यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। यदि पूरे साइकिल के लिए वैल्यू पूछी जाती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितना मान यहाँ पॉजिटिव होगा, सपोज दैट यहाँ +1 है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पूरे के लिए वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, जैसे पावर पूछी जाए, वोल्टेज पूछे, तो इस तरीके से। तो इसलिए इसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और वो एवरेज वैल्यू हमेशा
आधे साइकिल के लिए निकाली जाती है, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए निकाली जाती है? हाफ साइकिल के लिए। यहां तक समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए, इसमें तात्क्षणिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे AC का शिखर मान है, ये शिखर मान माने मैक्सिमम। इसको हम लोग सिंपली ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग झूला झूलते हैं ना, अब ये वैसे मैं डीपली नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन सिखाने के लिए फिर से तो झूला झूलने में जो सबसे ज्यादा दूरी आप जाते हैं, राइट, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसका आयाम क्या कहते हैं? आयाम। वही आयाम है, उसको शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान या पीक वैल्यू कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? वोल्टेज को हम ऐसे भी दिखाते हैं, कई बार कुछ बुक में आपको E0 sin ओमेगा टी होगा, तो कंफ्यूज मत करना। कुछ बुक में ऐसा भी दिख रहा है, इप्सिलॉन नॉट करके भी दे रखा है, sin ओमेगा टी, राइट बेटा। तो ये साइन के फंक्शन है और इसको ये निरूपित करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो आ जाइए सेकंड स्लाइड पे। अब यहां हमने क्या सीखना है? जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि लगातार अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। एक बार पॉजिटिव चल रहा है, एक बार क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है, राइट। दोनों बार हमें पीक वैल्यू, एक बार यहां पीक वैल्यू मिल रही है, एक यहां पीक वैल्यू मिल रही है। यहां पे हम I0 कह रहे हैं, ऑब्लिक E0 ऑब्लिक V0, ये शिखर मान है। अगर हम इस ग्राफ से किसको दिखा रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट को, तो I0 बोलना है। यदि हम इससे वोल्टेज को दिखा रहे हैं तो क्या बोलना है? या तो E0 बोलना है, तो क्या बोलना है? V0 बोलना है। समझ में आया? इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर एक बार पीक पहुंच रही है, फिर क्या हो रही है? 0। यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल है, तो एक साइकिल में जो एंगल होता है बेटा, तो कितना होता है? 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 360। कंफ्यूज मत करना, राइट। पूरा साइकिल, जब पूरा साइकिल बनता है ना इस तरीके से, तो कितने का एंगल बनता है? 360 का, जिसको हम क्या कहते हैं? 2 पाई। बन गया 2 पाई का। अब जब ये 2 पाई का एंगल बना, तो ठीक इसका आधा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। ये क्लियर है? ऐसे यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम होता है, वो ये 0 टाइम हो गया, यहां तक एक साइकिल पूरा हो जाता है, यानी कि एक आवर्तकाल। कभी भी आवर्तकाल की जो परिभाषा होती है, उसमें हम क्या कहते हैं? एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूरा दोलन करने के लिए, एक पूरे वाइब्रेशन के लिए। तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना हो गया? T हो गया। अब इसको कितने भागों में बांटो? 4 भागों में। 4 भाग कौन से हुए? यहां से लेकर यहां तक का भाग कितना हो जाएगा? T/4, राइट। यहां पे का भाग कितना हो जाएगा बेटा? T/2। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? यहां पे कितना हो जाएगा? 3T/4। और यहां पे कितना हो गया? ये T हो गया। क्या हो गया? T हो गया। कंप्लीट समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा कि अगर पूरे साइकिल के लिए आप कोई भी चीज इसकी फाइंड करोगे, तो वो 0 आएगी। क्या आएगी? क्योंकि एक बार मान पॉजिटिव है, एक बार क्या है? नेगेटिव है। तो हम यहां से लेकर, ये 0 से लेकर और पाई रेडियन तक, यानी कि इससे लेकर यहां तक, और या तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू फाइंड करते हैं। जो भी एवरेज वैल्यू निकाली जाए या RMS वैल्यू निकाली जाए। RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल माध्यमान। क्या बोलते हैं? यानी कि ये जो वैल्यू है, कुल मिला के, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो उस टाइम पे बहुत डीपली बताया था कि जब चीजें क्या होती हैं? चेंजेबल होती हैं, कभी उनके मान कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, लगातार मान बदलते हैं, तो वहां पे हम क्या लेते हैं? औसत। क्या लेते हैं? तो ये औसत निकालने का एक तरीका है, जिसमें हम इसकी वैल्यू जब फाइंड करते हैं, तो अभी आपको इस पे फोकस करना है। तो ये वैल्यू आती है I0/√2। क्या आती है? I0 क्या है? शिखर मान। /√2 वैल्यू होगी जब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यू कई बार आपको /√2 की वैल्यू याद नहीं रहती है, या डिवाइड करने में दिक्कत होती है। सपोज दैट आप कर रहे हैं I0/√2 की वैल्यू क्या होगी? 1.4 है ना। आगे ना भी करें, इतनी भी वैल्यू अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत होती है। तो इसका डिवाइड पहले याद कर लो, कितना होता है? 0.70। आगे भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वैल्यू हो गई 0.70 I0। क्लियर है? इसका क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग उन क्वेश्चनों को जरूर देखेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये शिखर मान हो गया। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो ये 70.7% आता है। कितना आता है? अब इसका मीनिंग भी समझ रहे हो आप? इसका अर्थ ये हुआ कि जो पीक वैल्यू थी, जो क्या थी? पीक वैल्यू थी, उस पीक वैल्यू का 70.7% है उसका RMS वैल्यू। कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आपको किसकी वैल्यू पूछी जाए? VRMS की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी जाए? तो वो कितनी हो जाएगी बेटा? बताओ।
वी नॉट अपॉन √2। तो यहां पे वी नॉट की वैल्यू दे देगा, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में दे सकता है, डाइट दे सकता है, आपको सॉल्व करना है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.70 और ये क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, राइट। वी नॉट क्या है, शिखर मान है। सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए आरएमएस वैल्यू हमने समझी, यानी कि क्या था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक और तरीका है, जब हम एवरेज निकालते तो हम डायरेक्ट औसत निकालते, उसका क्या निकालते, औसत। तो जो अगली वैल्यू है वो यही है, जो इसका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या क्या कहा मैंने, मीन वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज इसको हम लोग कहेंगे। एवरेज की जो वैल्यू होती है, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, देखिए आई एवी का मतलब क्या हो गया, एवरेज इज इक्वल्स टू होता है 2I0 और अपॉन क्या होता है, पाई। अब यहां पे इसको भी आप सॉल्व करके रख ले, तो इसकी वैल्यू होती है 0.63 और I0, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 63% ऑफ I0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? I0 का जब भी यहां पे पॉइंट में कोई चीज लिखी होती है ना, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये अपॉन 100 है, क्या है? अगर 0.63 है तो इसी को आप 63 अपॉन 100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 63.3 या कुछ और अगर आपको सॉल्व करना तो ठीक है, अदरवाइज 63% ऑफ I0। तो अब दोनों वैल्यूज में एक फर्क आप समझिए, वो लगभग 70% है, कितने, और ये कितना है, 63। यहां पे हमने क्या किया, औसत निकाला, क्या निकाला, और वहां पे हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली। वहां पे हम क्या करते हैं, हिटिंग निकालते हैं एक प्रतिरोध में। तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इन फॉर्मूलों को टच करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे आप ध्यान रखना कि ये इसकी वैल्यू होती है, और ये भी किस इंटरवल के लिए, इस पे विशेष फोकस करो, 0 टू लेकर पाई। क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, क्या कहेगा, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए किसका मान ज्ञात कीजिए। या तो पूछेगा आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए, या पूछेगा एवरेज वैल्यू फाइंड कीजिए, औसत मान ज्ञात कीजिए। आप कितना आंसर करेंगे, 0। क्या कहेंगे, 0। पूर्ण चक्र के लिए, किसके लिए, आधे चक्र के लिए ये वैल्यूज होती हैं। तो इस पे फोकस करना है कि पूर्ण पूछा गया है या आधा, वहां जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन करने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हम इसके एक एक करके क्या कर रहे हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कभी प्रतिरोध से हम उसको गुजार रहे हैं, कभी हम उसको इंडक्टर से गुजार रहे हैं, कभी हम उसको कैपेसिटर से गुजार रहे हैं। गुजारने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो वोल्टेज है और जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है ना, इनके बीच में कैसा संबंध है, ये एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं या एक दूसरे से आगे और पीछे चल रहे हैं। अब इतनी हिंट काफी है आपके लिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। अगर आप में से किसी को याद है तो बताएं, अगर प्रतिरोध में से प्रत्यावर्ती धारा पासेस थ्रू होगी तो क्या होता है, बताएं जब तक मैं फिगर, बताओ बेटा, क्या होता है, सेम फेज में होती है। वेरी गुड, यही चाहिए था। तो ये एक प्रतिरोध है और ये अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, राइट। इससे प्रत्यावर्ती धारा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। जब इसमें फ्लो करेगी तो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, वो वोल्टेज की हम बाद में बात करेंगे। एसी सोर्स से हमें जो धारा मिलेगी, पहले हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं, वी नॉट साइन क्या मिलेगी, ओमेगा टी, राइट। ओम का लॉ आपको यूज करना है। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। बहुत सिंपल है। आई इज इक्वल्स टू, अब वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, आर, राइट। फिर इस फॉर्मूले को अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, वी नॉट अपॉन आर और साइन ओमेगा टी। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, आई नॉट। क्या कहेंगे, आई नॉट। हम जब इसका कंपेयर करेंगे तो आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे कंपेयर करेंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन आर। समझ में आ रहा है आपके, ये पीछे ये वाली वैल्यू, इस पे फोकस करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपको बहुत डीपली बताए। ये फंक्शन है, ये बता रहा है कि जो वेव बनेगी जब वो आर से क्या हो रही है, पासेस थ्रू हो रही है, उससे गुजर रही है, उसके बाद जो वेव बनने वाली है वो वेव का नेचर क्या होगा वो तो ये बता रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान क्या, वो कितने एम्पियर की धारा होगी वो कौन बता रहा है, वी नॉट अपॉन
और आर क्या करता है? आर क्या चीज है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के मान को क्या कर देना? कम कर देना। अगर वो धारा के मान को कम कर रहा है तो ये रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी? तो अभी मैं इसके फेजर भी आपको बता रहा हूं। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? वो फिगर बन जाएगी इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया, वैसे आता नहीं है जनरली, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जब प्रत्यावर्ती धारा किससे गुजरेगी? किसी प्रतिरोध से गुजरेगी, तो क्या होगा? उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। ये वाला जो ग्राफ है, पहले इसको क्लियर कर दें, इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहां पे देखिए इस ग्राफ पे आप फोकस कीजिए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? V इज इक्वल्स टू ओमेगा टी को। ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए, उसकी कला और इसकी कला सेम है। कला सेम का मतलब जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, जब ये यहां जीरो है तो ये भी क्या है? ये फिर से जब जीरो है तो ये भी क्या है? फिर से जब ये जीरो है तो ये भी क्या है? जीरो है, और ये भी क्या है? जीरो है। जब पीक है तो दोनों पीक है। यहां देखो, इसका पीक ये है, इसका पीक। यहां नेगेटिव में अगर पीक देखेंगे तो इसका पीक और इसका पीक। यहां देखिए इसका पीक ये है, इसका पीक ये है। ठीक है। तो कला का मतलब यही हुआ कि वो उस टाइम पे जो कोण बना रहा है, जो क्या बना रहा है, वो कोण क्या बन रहा है? समान बन रहा है। जो फाई की वैल्यू है वो क्या है? समान है। लेकिन मान अगर आप देखें तो मान क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ये ऐसे ही है, दो लोग हैं, ट्रैक पे भाग रहे हैं, एक अंदर के ट्रैक पे भाग रहा है, एक 100 मीटर वाले ट्रैक पे भाग रहा है, एक 200 मीटर वाले पे, राइट। लेकिन दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं? साथ चल रहे हैं। तो अंदर वाले के लिए डिस्टेंस कम है, बाहर वाले के लिए क्या है? ज्यादा। लेकिन दोनों के दोनों एंगल क्या बना रहे? जो मतलब उनका क्या होगा? दूरी होगी, जिसको हम केंद्र कहेंगे, उस केंद्र पे दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं? बराबर कोण बना रहे हैं। तो फेजर का मतलब या कला का मतलब कोण से ही है यहाँ पे। हालांकि उसमें दो चीजें होती हैं, कोण भी होता है और समय भी होता है। ठीक है ना। और कुल मिलाकर वो स्थिति दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है? स्थिति। यहां तक समझ में आ गया? तो ये जो ग्राफ होगा, ये वाला, ये व्हाइट वाला, ये क्या होगा? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को मैं आई नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूं? V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। समझ में आया आपके? आई नॉट की वैल्यू क्या है? V नॉट अपॉन आर। इनको तो केवल आपने टच करना है, याद रखने हैं और फटाफट ये वैल्यू समझ जानी है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके से ग्राफ बन गया। इसका एक और ग्राफ बनाते हैं हम। ये तो है इसका वेव फॉर्म वाला। कौन सा वाला? वेव फॉर्म इसको हम कहते हैं। वेव रूप है, तरंग रूप। कौन सा रूप है? फेजर में इसका ग्राफ ऐसे बनता बेटा, बहुत इजी है। ये खींचा आपने V का, किसका? ये है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी पे होगा आपका ये ओमेगा टी का यहाँ एंगल है, इसी पे आपका I भी होगा। क्या होगा? लेकिन उसकी वैल्यू यहां तक होगी, माने वो यहां तक है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यहां से लेकर यहां तक किसकी वैल्यू है? आई नॉट की। और यहां से लेकर यहां तक किसकी वैल्यू है? V नॉट की। ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो फाइनली की पॉइंट क्या क्या याद रखेंगे? जब प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध से गुजरती है तो क्या क्या होता है? कला संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के दोनों किस में होते हैं? समान कला में होते हैं। जो मान होगा प्रत्यावर्ती धारा का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। और उसका मैंने फेजर रूप भी दिखा दिया, ये ग्राफ रूप है, सारे के सारे आपको दिखा दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बाद में। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। आई की वैल्यू क्या होगी और ये फंक्शन क्या होगा। देखो फंक्शन वही का वही आपका रह रहा है, राइट ना। तो आगे बढ़े। ओके, अब किससे जारी है? हेडिंग पढ़े। हाँ, केवल प्रेरक युक्त एसी सर्किट में, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। अब हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, जिसको हम प्रेरकत्व भी कहते हैं, प्रेरक भी कहते हैं, और इंडक्टर भी, उसका नाम आप याद रख लें। क्लियर हो गया? क्योंकि कई बार ये होता है कि हिंदी के वर्ड्स ना लिखे गए हों, है ना, तो इसको आप याद रख लें। सबसे पहले इसका सर्किट बनाएंगे। इसका सर्किट कैसे बनेगा? देखिए, सेम बनाना है आपको। पहली बार ऐसे बनाया था, अब यहां पे कुंडली लेनी है। क्या लेनी है? ये एसी का स्रोत है और ये क्या है? एल है। क्या है? एल है। अब बताएं किसी को याद है एल में क्या क्या होता था? पहले अपनी याददाश्त पे जोर डालें। पीछे चलता है और कुछ वैल्यूज। चलिए, तो अभी हम इस पे डिस्कस करने वाले तमाम चीजों पे। सबसे पहले जब इसमें क्या जाएगी? धारा जाएगी, राइट। अगर हम यहाँ पे किरचॉफ का लॉ लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडीशन? V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अगर हम इस पे किरचॉफ का लॉ लगाते हैं
एक ही लूप है, बंद लूप है। यहां पे इतना जो ये वाली जो वैल्यू LDI/dt, ये कहां से निकला है? ये निकला है सेल्फ इंडक्टेंस से। कहां से निकला है? और सेल्फ इंडक्टेंस में ये वैल्यू जो देती है ये EMF की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो ये EMF प्रोड्यूस हुआ किसमें? कुंडली में। ये क्योंकि थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, जब किसी कुंडली में क्या बहती है? प्रत्यावर्ती धारा बहती है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न। ये है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये वाला यहां से लेकर यहां LDI/dt। और V क्या है? AC सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? V0 sin ओमेगा t, राइट बेटा? और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएंगे। तो अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, मेन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है, राइट? यहाँ पे क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो इसका पूरा कैलकुलेशन किया था। क्या किया था? अरे किया था ना। और कैलकुलेशन करके जब हम वैल्यू निकालते हैं आई की, किसकी निकालते हैं? आई की। अगर आगे क्वेश्चन बना होगा इस तरीके का, पूछा गया होगा कि किसी इंडक्टर से प्रत्यावर्ती धारा जारी है और उसके लिए व्यंजक की प्राप्ति कीजिए। किसकी प्राप्ति कीजिए? तो हम करेंगे। अदरवाइज ये वैल्यू है, यहां पे वैल्यू जो आती है वो आएगी V0/XL। क्या आएगी? अभी हम XL पे भी फोकस करेंगे। और फिर आएगी साइन ओमेगा टी। अब आपने खुद ही कह दिया कि धारा क्या होती? पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब क्या हो गया बेटा? -π/2। समझ में आ रहा? अभी तक क्या था? ओमेगा टी थी। क्या थी? अब वो ओमेगा टी से π/2 पश्चगामी, बैकवर्ड या उससे क्या कर रहा है? पीछे चल रहा है। ठीक है, जो वोल्टेज है उसको लीड कर रहा है, वो आगे चल रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि एक टीम लीड कर रही होती, क्या कर रही होती? लीड। यहां वोल्टेज जो है करंट को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और कितने से लीड कर रहा है? π/2 के फेज से। या तो ये बोलो या ये कहें कि करंट उससे क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। यहां तक समझ में आ गया? ये वाला जो कैलकुलेशन है किया नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। और रिवाइज में कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं। तो V0/XL हो गया। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जो XL है वो क्या चीज है? ठीक है, इसको कहा जाता है प्रतिघात। क्या कहा जाता है? प्रतिघात। और प्रतिघात भी कौन सा वाला? हाँ, प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो रिएक्टेंस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो रिएक्टेंस क्या बोलते हैं? अब मैंने केवल रिएक्टेंस बोला। अगर कैपेसिटर आएगा तो धारतीय बोलना, अगर क्या आया तो क्या बोलेंगे? प्रेरकीय। क्या बोलेंगे? प्रतिघात, राइट बेटा? XL। अब ये किसकी जगह पे आया है? R की जगह पे। कभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि XL की बीमा क्या है? तो XL की बीमा क्या होगी? R की बीमा। और प्रतिरोध की बीमा मैंने आपको याद करवाई थी ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो उस टाइम पे मैंने कहा था यहां पे जितनी वैल्यू आ रही है, प्रतिघात, प्रतिबाधा, जो भी यहां नीचे आएगा वो सब प्रतिरोध है। क्या है? आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब हम फोकस करते हैं XL पे। किस पे करते हैं? ये बदल गया क्या? ये वाला था, ठीक है। अभी हम देखिए XL पे फोकस करें। XL क्या होता है बेटा? ओमेगा L। क्या? WL नहीं, ओमेगा L। क्या? ओमेगा क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं। L क्या चीज है? इंडक्टेंस है। क्या चीज है? इंडक्टेंस। क्लियर है? इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये किसके एनालॉग है? R के। अगर इसकी बीमा पूछी जाएगी तो R की बीमा बराबर XL की बीमा बराबर ओमेगा L। आप कंफ्यूज मत करना कि ओमेगा L को फाइंड करने चले हैं। तो ये ओमेगा L हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पक्का? अब एक क्वेश्चन में यहां पे आपको क्लियर करवा दो। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो डीसी करंट है, फिर से देखो, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा, डायरेक्ट करंट में अंतर याद रखना। जो डीसी करंट है उसमें इंडक्टर यूज हो रहा है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा या प्रतिघात कितना होगा? तो डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? बताया था जबकि आपको, देखो इससे पता। अब बताओ। 0। वेरी गुड। अरे घूमेगा ही नहीं, जब घूम ही नहीं रहा है तो 0 है। क्या है? क्या है? 0 है। और तब यहां पे देखिए XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू रखी, 0 हो गया। और 0 हो गया तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? 0। तो ध्यान रखना, जब दृष्टि धारा में हम इंडक्टर यूज करेंगे तो वहां पे 0 प्रतिरोध लगता है। क्या लगता है? यानी वो सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ये जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम भी बताए थे, अभी मैं कैपेसिटर में भी बताऊंगा, तब तक याद रखना, राइट? डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्पीय हो सकता है या वैसे ही पूछा जा सकता है। ये है की पॉइंट जिन पे आपको फोकस करना है, तभी तो मैं समझा रहा हूं। अदरवाइज तो सारी की सारी चीजें किसमें लिखी गई हैं? स्लाइड में ऑलरेडी आ रखी हैं। तो ये इसीलिए समझाया जा रहा है। यहां तक समझ में आ गया?
कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब इसका हम वेव फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? वेव फॉर्म में देखिए, ये होगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, यानी v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही है? ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब आपने क्या कहा, धारा कहां चल रही है उससे? 90 डिग्री पीछे चलिए, पश्चिमगामी बेटा, यहां से चलिए। ये जब 0 है तो ये क्या है? -1। क्या है? ये पश्चिमगामी है। क्या है? पश्चिमगामी। तो ये वाली वैल्यू जो है वो किसको डिनोट कर रही है? आई साइन ओमेगा। अब देखो यहां पे π/2, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर रहा हूं, ये भी आपको फोकस करना है और नोट भी करना है। ये क्वेश्चन ये है, कभी कभी ये क्वेश्चन आएगी आपके पास। क्या आएगी? अरे ठीक है, वो ऐसे ही देगा कि एक उपकरण एक्स है। मैंने ये क्वेश्चन शामिल किए हैं, आगे मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं ताकि उस टाइम पे आप अच्छे समझ पाए। एक उपकरण एक्स है, या कहेगा एक युक्ति एक्स है, या कहेगा एक डिवाइस एक्स है, और उसका जो आई की वैल्यू है वो ये है। तो बताओ वो युक्ति कौन सी है? तो आपने यहां पे इसी को देखना, ये माइनस है या प्लस है? माइनस है तो कौन है? इंडक्टर लगा हुआ है। और प्लस है तो कौन होगा? अब क्योंकि आपको याद भी है तो बढ़िया है, बता दे रहे हैं, अच्छी बात है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया इसका वेव फॉर्म। क्या हो गया? ये पश्चिमगामी चल रहा है, ये भी आप वो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब इसका बनाते हैं हम फेजर डायग्राम। क्या बनाते हैं? फेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। ये है फेजर डायग्राम। देखिए, अगर आप यहां वोल्टेज दिखा रहे हैं, यहां पे आप दिखा रहे हैं VL। क्या दिखा रहे हैं? इस वाले से आप क्या दिखा रहे हैं? और ये ओमेगा टी, ठीक है ना? फेजर, इस फेजर से आप क्या दिखा रहे हैं? किसका वोल्टेज दिखा रहे हैं? इंडक्टर का। जो इंडक्टर था ना, उस इंडक्टर में जो वोल्टेज था वो इससे दिखाया जा रहा है। फेजर्स क्या होते थे? ये रोटेटिंग वेक्टर है। क्या है? ओके, उससे 90 डिग्री पीछे है ना। अब इससे 90 डिग्री ठीक यहां पे लेते हुए ऐसे, ये यहां से लेकर यहां कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बना दो बेधड़क। और ये I इज इक्वल टू हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। कुछ समझ में आया? सीधे 90 डिग्री नीचे की तरफ, पश्चिमगामी है ना। तो ये एंगल भी ध्यान रखना 90 डिग्री है। क्या है? यहां हो रही केवल इस एंगल की बात। तो ये कितना है? इसी के लिए हमने लिखा ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर हो गया? तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। फाइनल कितनी चीजें याद रखनी है? जब प्रत्यावर्ती धारा किससे जाएगी, गुजरेगी? अरे किससे? इंडक्टर से। किससे? क्या क्या होगा? फेज चेंज हो जाएगा। फेज चेंज, यही तो याद रखना है। बाद में इसी की जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको LR सर्किट, CR सर्किट, इस तरीके सर्किट बताऊंगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, पश्चिमगामी है। क्या है? कौन है पश्चिमगामी? करंट, राइट। और किसकी वैल्यू भी कम हो रही है? यहां पे देखिए, I इज इक्वल टू क्या है था? I नॉट ही लिखते सीधे। I नॉट इज इक्वल टू क्या था? अपॉन XL। और XL की वैल्यू क्या थी बेटा? ओमेगा L। क्या थी? क्या थी? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ेंगे, अभी एक वैल्यू और ओमेगा की हम बात करेंगे। तो यहां तक अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलेगा नहीं जब तक इसको। ओके, अब किससे जा रही है? पढ़े? संधारित्र। काफी चीजें अभी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट। ये ऐसे ही जोड़ने, कड़ी दर कड़ी आपको जोड़ते रहना है। अब किससे जा रहे हैं? संधारित्र से, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर कैसा होता है? दो पैरेलल लाइन, एक तरफ पॉजिटिव दिखाना चाहे नेगेटिव, है ना। दिखाएं तो ठीक है, नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। लेकिन दोनों लाइनें बराबर होती है, ये बिल्कुल बराबर होती है। यहां पे AC का स्रोत लगा दिया और ये बन गया आपका सर्किट। क्लियर है? फिर से V इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? V साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे वैल्यू प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? हाँ, यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, इसकी कैपेसिटी दी है C। इसमें चार्ज बनेगा Q अपॉन क्या हो जाएगा? C। माने जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? Q अपॉन C। क्या बनेगा? राइट। और सेम यहां पे फॉर्मूला बनेगा V माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो I की वैल्यू हमें मिलती है वो I इज इक्वल टू मिलता है I नॉट, यहां पे मिलता है अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आएगा डिराइव करने के लिए तो हम जरूर डिराइव करेंगे, अदरवाइज नहीं आता है तो मैं नहीं कर रहा हूं डिराइव।
क्लियर है? तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई। देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें π/2 है, यहां करंट आगे चल रहा है। करंट किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज भी कौन सा वाला है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज ही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। समझ में आया? फिर ये जो नई वैल्यू आ गई XC, XC इज इक्वल टू होता है बेटा 1/ωc। वेरी गुड। ओमेगा वही है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, और C क्या है? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये जो हमने संधारित्र यूज किया है, इस संधारित्र की क्या है बेटा? धारिता। क्या है? धारिता। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर ये 1/ωc आया। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूं तो यहां पे I नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? देखो I नॉट इज इक्वल टू क्या था? V नॉट अपॉन क्या मिलता है? R मिलता है ना। R की जगह पे क्या मिलेगा हमें? XC। यहां पे थोड़ा सा V नॉट आना चाहिए था, आपने बताया नहीं, क्योंकि मैंने XC यूज किया है ना, और यहां पे I नॉट लिख दिया था। क्या लिख दिया था? I नॉट तो उन दोनों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसको? V नॉट अपॉन XC। तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XC। और फिर XC की वैल्यू क्या है? 1/ωc। तो कई बार ये ऊपर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को कई जगहों पे ऐसे भी लिखा होगा, I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट ओमेगा C। तो कभी कभी ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इसको क्लीन कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका क्या देखना है? वेव फॉर्म। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, जल्दी बढ़ते हैं। वेव फॉर्म में देखिए, ये कौन सा करंट, ये वाला ग्राफ किसको दिखा रहा होगा बताओ? वोल्टेज को। और ये अग्रगामी है। देखो वो नीचे से स्टार्ट हुआ था, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऊपर से। तो ये अग्रगामी हो गया, राइट? ये जब 0 है तो ये +1 होगा। यहां पे दिखा भी रखा है, ये +1 है। क्या है? +1, राइट? तो यहां पे क्या हो गया? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ωt प्लस π/2। करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय अ फेज चेंज, और वो कितना है? π/2। क्लियर है ना? और इसका फेजर भी बनाए, तो फेजर बनाने के लिए फिर से हमें स्पेस की जरूरत होगी, तो इसको क्लीन करते हैं। यहां पे फेजर बना लेते हैं। देखिए ये दिखाया मैंने, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ωt। ये कितना एंगल है? अब इससे कितना आगे है वो? 90। तो ठीक आपने यहां पे रखना है, और 90 डिग्री ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने का है? और ये किसको दिखा रहा है? I नॉट साइन ωt प्लस π/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया? ये सारी वैल्यूज यहां पे लिखी गई हैं, क्या फेज है, क्या चीजें हैं, सारी की सारी मैंने आपको समझा भी दी हैं दोनों के लिए। तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? प्रत्यावर्ती धारा जब प्रतिरोध से गुजरेगी तब क्या होगा? कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। वोल्टेज और धारा दोनों के दोनों क्या होंगे? एक ही कला में क्या होंगे? जाएंगे। अरे ठीक है ना, मतलब जो आउटपुट मिलेगा हमें, दोनों के दोनों किस में होंगे? एक ही फेज में होंगे, एक ही कला में होंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए साइन ωt आएगा। जब इंडक्टर से जा रही थी तब क्या हो रहा था? वोल्टेज π/2 आगे हो रहा था। अमित कंफ्यूज मत करो, ठीक है? और जब कैपेसिटर से था तब करंट आगे था। कौन आगे था? करंट। बाकी उनके बीच उसकी वैल्यू आई, प्रतिघात आया। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कुछ चीजें, अगर जल्दीबाजी में छूट भी रहे तो एक बार में सारी चीजें बता दी है। वहां पे हमने कहा प्रेरकीय प्रतिघात, यहां पे क्या कहेंगे उसको? धारतीय प्रतिघात। किसको? XC को। किसको? तो उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट? मैंने ये भी कहा कि XL, XC और Z बाद में जाके हम जब इंपीडेंस पढ़ेंगे, इन सब को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम ही इनका क्या है? मात्रक है। और अगर इनकी क्या पूछी जाती है आपसे? बीमा, तो प्रतिरोध की बीमा याद करना। किसकी करना? और प्रतिरोध की बीमा बहुत इजीली याद हो जाए, V/A। R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बताएं। हाँ, R इज इक्वल टू होता है V/I। ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो V/I। तो वोल्टेज की बीमा और I की बीमा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, सिखा रखा आपको, बाकी बच्चे भी कर ही लेंगे। क्लियर हो गया ये? ओके, तो अभी हमारा जो अब नेक्स्ट है वो है LR सर्किट। क्या है? यानी जो सर्किट है उसमें एक तो लग गया L और दूसरा क्या लग गया? R लग गया। थोड़ा R अच्छे से नहीं बन रहा है यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। LR सर्किट है। क्या है? अब मैं इसको यहीं पे पढ़ाता हूं आपको, ध्यान रखो। जब R से जाता है तो जो R का वोल्टेज होगा और जो यहां का करंट होगा, उन दोनों की वैल्यू, यानी कि जो VR की वैल्यू होगी और जो I होगा, जो क्या होगा?
आई होगा, वो दोनों के दोनों किस में होंगे, समान कला में। किस में होंगे? अब कला कौन डिसाइड करेगा भाई, वो दोनों तो सेम कला में होंगे। चलो फेजर बनाते हैं यहां पे इसका। मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस है, क्या है, क्लियर है बेटा? इस एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूं वी आर, क्या दिखा रहा हूं, तो करंट भी कहां होगा, अरे यही तो होगा, क्योंकि उन दोनों ने सेम फेज में रहना है। क्या रहना है? श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू दोनों में ही क्या होगी, समान होगी। इसमें भी आई होगी, इसमें भी क्या होगी, आई होगी। यहां तक समझ में आ गया? दोनों क्या हो गए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब डिसाइड कौन करेगा, वीएल। वीएल कहां है? इससे क्या होता है, वो अग्रगामी होता है पश्चिमगामी होता है वोल्टेज? अरे वोल्टेज अग्रगामी। क्या? तो उसका 90 डिग्री कहां हुआ है? इस टाइम पे मैंने ये एक्स एक्सिस पे दिखाया है, ये वाई एक्सिस है। 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा, वाई एक्स पे। कहां बनेगा? तो जो वीएल होगा वो कहां होगा, यहां होगा। आया समझ में? फिर से कह रहा हूं, आपने क्या पढ़ा था, मैं कह रहा हूं फिजिक्स में कड़ियां मत छोड़ो, कड़ियां जोड़ो। प्रतिरोध से जब गुजरता है तो कोई भी फेज चेंज, तो मैंने दोनों को एक ही एक्सिस पे दिखाया, वी आर है, ये क्या है, आई है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे आ रहा है ना समझ में? तो हमने पढ़ा था कि जब इंडक्टर से जाता है तो 90 डिग्री कहां हो जाता है, अग्रगामी। कौन होता है? वोल्टेज होता है। करंट पीछे रहता है, करंट क्या रहता है, हम पीछे ही दिखा रहे, तो वोल्टेज अग्रगामी है, एक्स एक्सिस पे है। 90 डिग्री कहां हुआ इसका, वाई एक्सिस। तो ये वीएल कहां दिखाया जाएगा, यहां। फेजर बन गया इसका, इजीली तो बन गया। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां पे एक चीज और है, अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो रिजल्टेंट निकलेगा यहां। हम यहां से ये वाला, ये रिजल्टेंट होगा इनका, ये क्या होगा, इसी वैल्यू को मैं वीएल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? अरे बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ये वीएल है, ये वी आर को दिखा रही। मान लो ये एंगल फाई है, क्या है, कौन सा एंगल है, फाई। तो यहां पे 10 फाई फाइंड किया जाएगा। क्या फाइंड किया जाएगा, क्या किया जाएगा? और 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वीएल अपॉन वी आर। एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। फिर वीएल की वैल्यू क्या होगी, आई एक्सएल। क्या होगी, कंफ्यूज मत करो, आई का मतलब करंट और एक्सएल का मतलब ये होता है ना वी इक्वल्स टू आई आर। ओम का लॉ है, वी इक्वल्स टू, तो वही तो आई मींस आई, आर मींस एक्सएल। और इसके केस में तो आई आर ही रखना है, तो आई से आई क्या हो गया, अगला फॉर्मूला क्या हो गया इसका, एक्सएल अपॉन आर। ये कभी कभी फेज निकालने के लिए पूछेगा, किसमें, एल आर श्रेणी में। किसमें, एल आर श्रेणी का जो परिपथ होगा उसमें। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई? अरे आ गई ना समझ में? तो बस इतना ही इसमें करना है, बहुत इजी चीजें हैं। यहां पे एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो प्रतिबाधा होती है, क्या होती है, अब हम इसको प्रतिघात नहीं बोलते हैं क्योंकि मिक्स हो गया ना, तो इसको हम नाम देते हैं प्रतिबाधा। क्या देते हैं, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? और इंपीडेंस देखो यहां से ही वैल्यू आई है, इंपीडेंस यानी आर की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आई होती है ना बेटा, वी अपॉन। तो यहां पे देखो आपको लग रहा होगा फॉर्मूला क्या लिखा है सर ने, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, और इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होती है, एक्सएल। यहां पे एल भी होगा, एक्सएल का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप बोलेंगे कहां से, सीधी सी बात है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहां से निकलता है। तो मैंने कहा भी है कि अभी हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहे, अभी हम फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला समझ में आ गया, याद रख लेना है, क्लियर है? उसके बाद कला कोण, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सएल अपॉन क्या आएगा, आर। और देखो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा है, तो ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर। और फिर मैंने कहा कौन लीड करेगा, लीड कौन करेगा, वीएल। कौन करेगा? तो यहां पे जो इन दोनों से जाएगा उसमें हम रिजल्टेंट में क्या कहेंगे कि वो अग्रगामी होगा। क्या होगा? और यहां पे देखो, अब देखिए ये करंट के लिए लिखा गया है ना, याद करो, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब किससे जा रहा था, यहां पे लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये किसके लिए लिखा था हमने, इंडक्टर के लिए। किसके लिए लिखा था कि करंट कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। क्या चल रहा है? अब यहां पे पाई बाई टू तो चल नहीं रहा है, कितना चल रहा है, फाई। तो यहां पे जो ये पाई बाई टू है ना, इसकी जगह पे ये वाला ये वैल्यू है जो 10 का मैंने निकाला, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। तो सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, यहां पे क्या लिख दिया बेटा, फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे समझ में, जहां पाई वहां तो फिक्स था ना पाई बाई टू का, कितने का था, यहां फिक्स नहीं है, यहां पे फाई है। क्या है? और फाई कितना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फाइंड कर लो ना उसको, 10 फाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ये था। कोई दिक्कत? चलिए अब जैसे ये समझ में आया, इसके बाद आपको ऐसे कैपेसिटर वाला भी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट में चले,
कौन सी वाली है? ये वाली स्लाइड। आ रहा समझ में? ठीक है, रिवाइज में ऐसे ही होगा भाई, बहुत डीपली नहीं पढ़ सकते, डीपली जब पढ़ना था तब पढ़ लिया। नेक्स्ट है सी आर श्रेणी एसी परिपथ में, ठीक है ना। अब वो कहां से जा रहा है? एसी परिपथ से जा रहा है, एसी थ्रू सी आर सर्किट, ठीक है। हमारा जो सर्किट होगा वो सी आर होगा। कैसे बनाएंगे? ये सी है और ये क्या है बेटा? आर है, और ये एसी के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एसी है, ये सी है और ये क्या है? आर है। फिर से देखो, इसमें क्या होगा? वोल्टेज वीसी, इसमें क्या होगा? वी आर। रोटेशन समझ में आ रहा है? दोनों में करंट एक ही होगा क्योंकि श्रेणी परिपथ है और उसमें आई धारा बहेगी। क्या बहेगी? देखो कितनी बार रिवाइज कर दिया। अभी देखो इसी के बीच मैंने बहुत बार आपसे ये पूछ लिया कि भाई क्या होता है जब प्रतिरोध से जाता है, क्या होता है जब इंडक्टर से जाता है, और क्या होता है जब कैपेसिटर जाता है। समझ में आ रहा है? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे कि जब कैपेसिटर से जाता है तो धारा और वोल्टेज में क्या संबंध है? कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है? धारा आगे होती है, ठीक है, यही याद रखना है। और V का हमें पता है, सॉरी R का हमें पता है। R में क्या होता है? समान कला में होता है। क्या होता है? तो हम अगर इसका फेजर बनाएं फटाफट, तो यहां देखिए इस एक्सिस पे ये दिखाया मैंने VR, क्या दिखाया? इसी पे क्या दिखाया? I दिखाया। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। कौन आगे रहता है? करंट आगे रहता है। आगे रहने का मतलब ये एक्स एक्सिस है तो इसका नेगेटिव वाई में जाएगा, ये वाई डैश में। कहां जाएगा? ये 90 डिग्री का है नहीं है, तो यहां क्या दिखाएंगे? हाँ, वीसी। क्या दिखाएंगे? इसका रिजल्टेंट जो है वो यहां बनेगा बच्चा। कहां बनेगा? यहां। सेम जो ग्राफ ऊपर को बना था ना इससे पहले आपका, वो नीचे को बनेगा। यहां से आप डॉट डॉट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी? वीसी। यहां पे कितना कौन होगा? फाई। और देखो फिर से मैं वही कहूंगा, 10 फाई अगर आप निकालेंगे तो वीसी अपॉन क्या आएगा? आर। फिर वी आर, सॉरी, वीसी की वैल्यू क्या है? आई एक्स सी, और इसकी वैल्यू क्या है? आई आर। आई से आई कैंसिल। 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स सी अपॉन आर। और फिर एक्स सी की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो क्या है? 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, या 10 फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। इन पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इन फॉर्मूलों पे? ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपकी याददाश्त पे डिपेंड करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जहां पे फेज चेंज। ये समझ में आ गया? ये इसके अपॉन में 1 है तो ये यहां होगा मल्टीपल, ये बीच बीच वालों का मल्टीपल होता है, ऊपर ऊपर वालों का मल्टीपल होता है। कंफ्यूजन तो नहीं है? छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। तो फटाफट ये देख लीजिए प्रतिबाधा। यहां पे फिर से देखिए वही फॉर्मूला है, दोबारा से सेम फॉर्मूला है। जो जेड की वैल्यू है वो जेड की वैल्यू अब पहले क्या थी? आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल आ रहा था ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां पे छूट गया था कुछ बनाते वक्त, तो ये एक्सी का होल स्क्वायर कहां से आता? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इससे हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से निकालते? जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा बताया था। अभी हमें केवल इन फॉर्मूलों पे फोकस करना है। कला, ये कौन संबंध कहां से आया बता दिया है आपको। अब फिर से देखो, जब आई का फॉर्मूला हम केवल किसके लिए लिखते हैं? सी के लिए। किसके लिए लिखते हैं? तो क्या था बेटा? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस आता है ना? आता है। अब क्या होगा? प्लस ही आएगा लेकिन यहां पे फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बाय, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाई। थोड़ा सा आपको ये भी पूछ लेना चाहिए कि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछना चाहिए आपको, ठीक है। उन तीन केसों में तो आई नॉट की वैल्यू क्या थी? एक बार थी वी नॉट अपॉन आर, एक बार क्या थी? वी नॉट अपॉन एक्सएल, और एक बार क्या थी? वी नॉट अपॉन एक्ससी। राइट बेटा? अभी भी तो इजी है। आई नॉट की वैल्यू होगी हमेशा वी अपॉन जेड। क्या? एल आर वाले केस में क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे जेड ये है ना, ये तभी तो मैं कह रहा हूं बेसिक फॉर्मूले पे फोकस करो। और यहां पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ में आए? ये आई नॉट की वैल्यू है। ये नॉर्मल केस है। ये कौन सा वाला है? एल आर, और ये क्या है? सी आर। ये ऐसे ही सीखना है गुच्छों में। रिवाइज का मतलब ही ये होता है कि इस तरीके से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े, कोई थक तो नहीं रहा? ओके, अब है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, LCR श्रेणी परिपथ, है ना? LCR सबसे इंपॉर्टेंट है, और LCR का कल मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, क्योंकि इसके इंपीडेंस के लिए बाकायदा फॉर्मूला पूछा जाता है कि इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, रिजोनेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अभी केवल हम थोड़ा सा थ्रो आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इसमें आने वाली है। तो फटाफट चलते हैं, इसमें हम फेजर यूज करेंगे। यहां देखिए सॉरी, हम फेजर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फेजर। सर्किट बना दो इसका एक बार, जरूरत पड़ेगी, है ना? इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना? थैंक यू। आप इधर शिफ्ट हो जाइए, और हम बना रहे हैं इसका पहले। ये सर्किट है, LR क्या है? LCR क्या है? तो ये पहला बना L, दूसरा क्या बना? C, और तीसरा क्या बना? R। ठीक है, L, C और R। फिर से सबके सब किस में है? श्रेणी क्रम में। विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। श्रेणी क्रम में कभी भी धारा का मान चेंज नहीं होता है, वोल्टेज का मान क्या होगा? चेंज होगा। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये पहले ही बता चुका हूं, क्लियर है? इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? VL, इसके अक्रॉस VC, इसके अक्रॉस VR। क्लियर हो गया? फिर से स्टार्ट करो VR से। VR और I का फेज चेंज नहीं होता, उनको एक ही फेज पे दिखाओ। ये एक्स एक्सिस वाला है, यहां हमारा VR भी है, और इसी पे हमारा क्या भी है? I भी है। अब VL अग्रगामी होता है, क्या होता है? तो VL कहां होगा? अभी हमने बना भी दिया था, यहां होगा। VC कहां होता है? पश्चगामी। तो VC कहां होगा? नीचे होगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं इसका हल्का सा डेरिवेशन, राइट? अब हमारे पास कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है कि यदि हम कहें कि VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक है? मैं बार बार कहता हूं कि यहां पे ऐसी फिगर बन रही है, ये है, राइट? अब अगर ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल ये देखिए, आप अपनी उंगलियों पे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी खींच ले इन उंगलियों को, ये कहीं जाने वाली, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है? लेकिन अगर ये ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो ये कहां जा रहा है? ऊपर। नीचे का ज्यादा है तो कहां आ रहा है? नीचे है। क्लियर हो गया? तो भाई ऐसे तो सीखनी है फिजिक्स, इतनी ही आसान है फिजिक्स सीखनी। यहां पे अगर VL ग्रेटर है क्या, तो इसका मतलब इन दोनों का VL और VC, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा? अरे कहां होगा? ऊपर की ओर होगा। VL माइनस क्या हो जाएगा? ये तो रिजल्टेंट हुआ, ये जीत गया ना ऊपर की तरफ, तो इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसको जीतना हारना ये खत्म करो, फिजिक्स समझो। फिजिक्स में ये हुआ कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो वैल्यू कहां आएगी? ऊपर की तरफ। अब क्या क्या बचा हमारे पास? मैं एक फिगर और बना रहा हूं आपके लिए। हमारे पास इस वाले पे तो बचा VL माइनस VC, और इस वाले पे क्या बचा बेटा? VR बचा। क्या बचा? इनका रिजल्टेंट कहां होगा? यहां कहीं होगा। इनका रिजल्टेंट कहां होगा? यहां कहीं होगा। और ये जो होगा ये फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। फिर से देखो, ये वाली वैल्यू क्या होगी? VL माइनस VC, और ये तो VR है। पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे। क्या करेंगे? और पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि जो ये रिजल्टेंट है, सपोज दैट उसको हम V से दिखा रहे हैं या E से दिखा रहे हैं, किसी से भी दिखा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल्स टू, क्लियर है? क्या हो जाएगा? किस किस का बता रहा हूं? अरे पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और अगर इसमें मैंने स्क्वायर नहीं लगाया तो इसके आगे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट, अंडर रूट। इसी से निकालता हम। फिर यहां से I कॉमन आता है। क्या आता है? I कॉमन, और फिर आगे इसको हम करेंगे। क्लियर है? तो एक केस हमारा ये वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है? इस वाले केस में VL माइनस क्या आ रहा है? VC। पहली कंडीशन समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि VC ज्यादा हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हम तो भाई चले हैं कि भाई VL वाला ही होगा, रट के बैठे। उसने कंडीशन दे दी पेपर में, यही तो चेक करेगा पेपर वाला कि बच्चे ने रटा है, उसमें दिमाग है। उसने कंडीशन दे दी कि VC इज ग्रेटर देन VL, क्या? और आपने बना दिया ऊपर वाला फिगर, मजे से बना रहे हैं क्या? हाँ आता है मुझे, सुंदर सा। और आपने ये वाला फिगर बना दिया, खुश होकर आ रहा है, आज 5 नंबर फिक्स हो गए, है ना? तो भैया ये कंडीशंस अच्छे से देख लेना। VC क्या है?
ग्रेटर है। तो अभी अब कौन जीत रहा है, मैंने कहा ना ये याद रखो, नीचे वाला कौन सा। तो अभी रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे जीतेगा, VC माइनस क्या हो जाएगा, और जो फिगर ऊपर को बन रही थी ना वो डिट्टो कहां बनानी है, ये मैंने डॉट डॉट बनाई, ऐसा करना है ऐसा करना है, ये दिखा रहा होगा VC माइनस VL, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे फर्क पड़ेगा जहां VL है वहां VC आ जाएगा, है ना। रिजल्टेंट किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ओके, इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा ये समझते हैं कि वो क्या होगा, क्या इसमें फेज एंगल, क्या फेज एंगल। देखिए अगर हम ये मान लें कि VL BC है, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, ऐसा बन रहा था, यहाँ VL माइनस VC आ रहा था, यहाँ VR आ रहा था और ये फाई था, वही फिर से क्या लगाना आपको, tan फाई। VL माइनस क्या हो जाएगा बेटा, VC अपॉन क्या हो जाएगा, VR। VL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L, इसकी वैल्यू क्या है, नहीं पहले IXL में रखते, किस में रखते, इसमें रिवाइंड करनी है, चलो I इसी के साथ रख लो, यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे IXL माइनस IXC और अपॉन IR। तो I कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे मत काट देना जैसे मैंने काटा, कॉमन आएगा पहले, क्या आएगा फिर कट जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये बनेगा tan फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, और एक फॉर्मूला और बनेगा जब आप ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन क्या रखेंगे R, एक ये बनेगा। दोनों इजी है, एक वैल्यू आपको आ जाए, ये है मेन वैल्यू। और जब कंडीशन बदल जाए, क्या बदल जाए, उल्टा कर देना भाई, जहां क्या है XL है वहां XC कर देना, और जहां वहां XL कर लोगे ना। ओके, तो फटाफट इसी बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिबाधा कितनी आती है, ये आती है प्रतिबाधा, जैसे वहां आई थी ना 2-2 करके, यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला लिखा है, Z इज इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे मैंने अभी निकाला था ना, तीनों फैक्टर आएंगे, ये 2 ये भी आएंगे, ये भी आएगा, राइट। सीधे पाइथागोरस थ्योरम है, आपको लग भी रहा होगा पता कि हाँ यार वही तो आ रहा है ना। तो क्या आएगा, अंडर रूट क्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, आ रहा है ना समझ में। मैंने फेजर बनाए तो थे अभी, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इसी से आ जाएगी आपकी वैल्यू। ओके, ये तो हो गया इंपीडेंस, ये कंडीशंस मैंने दे दी। अब देखो यहां क्वेश्चन बनेगा, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है, VL इज ग्रेटर देन VC, तब वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज का मीनिंग समझ में रहा, तीनों से जाने के बाद जो वोल्टेज होगा, एक ही वोल्टेज होगा, उसको हम अलग अलग थोड़ी कहेंगे। 3 युक्तियां हैं, उन 3 युक्तियों के बाद जो रिजल्टेंट वोल्टेज है क्या है, वो लीड कर रहा होगा किसको, करंट को, क्योंकि ये कंडीशन लग रही है, VL हो गया ना, VL ग्रेटर हो गया, तो VL क्या कर रहा होगा, उसको लीड कर रहा होगा। क्लियर है। और यदि क्या होगा बेटा, XC, यहां पे थोड़ा उल्टा हो गया, ये XC इज ग्रेटर होना चाहिए था, इसमें ये उल्टा लग गया है, ठीक है। XC ये ग्रेटर होगा, इसमें भी तो सेम ही तो हो गया दोनों कंडीशन, अरे समझ रहे हैं। XC इज ग्रेटर देन, तब कौन लीड कर रहा होगा, करंट लीड कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, तो ये 2 कंडीशंस याद रहेंगे आपको, और फॉर्मूले ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ओके, मिटा दिया जाए, है ना, आ रहा है समझ में, चलिए। ओके, LCR परिपथ पढ़ रहे थे, उसमें एक कंडीशन आती है अनुनाद की, किसकी, रिजोनेंस। क्या है, किसी को अनुनाद के बारे में पता है, अभी तो फाइनल तैयारी चल रही, बताओ क्या होता है अनुनाद, है किसको कहता है अनुनाद। मैंने आपसे जिस दिन ये चैप्टर हमने पढ़ा, उस दिन तो हमने मैकेनिकल फिजिक्स से स्टार्ट करके, है ना, सैनिकों का एग्जाम्पल लेके, और तब यहां पहुंचे थे कि भाई पुल में क्यों कदम ताल नहीं करते हैं, या कदम मिला के क्यों नहीं चलते हैं, वहां से अनुनाद स्टार्ट होता है। आपकी केमिस्ट्री में भी अनुनाद होता है। अनुनाद यहां पे केवल इतना समझो आप, अनुनाद का मतलब है कि जो LCR परिपथ से 3 है ना, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो जो 3 कंपोनेंट है, जो क्या है, उन 3 कंपोनेंटों के बाद जो परिणामी धारा है, धारा का जो संबंध है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले I पे फोकस करो, I नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन Z। मैंने बार बार कहा ना, आप एक ही बात ध्यान रखो कि जहां R है वहां पे कभी XL आ रहा है, कभी XC आ रहा है, कभी Z भी अलग अलग आ रहे हैं। जब RL था तो तब Z का मान क्या था, जब CR था तो तब Z का मान क्या था, और जब तीनों है तो तब Z का मान क्या है बेटा, V नॉट अपॉन अंडर रूट। बहुत इजी है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया,
इसका अर्थ यह हो रहा है कि ये तीनों मिलकर धारा के मार्ग में क्या कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया? उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तीनों के तीनों, शॉर्ट में इतना ही होगा। अभी तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इसका मतलब धारा का जो वो पीक वैल्यू, यानी कि हम ये अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये ग्राफ जो है वो कम आ रहा होगा। वो क्या आ रहा होगा, हो सकता है इतना आ रहा है, ये इस तरीके से, मतलब ये मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये पीक वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ठीक है ना। अनुनाद वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक्स एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एक्सी। क्या हो जाता है, एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है। एक कंडीशन लेते हैं हम कि जब एक्स एल का मान क्या हो जाता है, एक्सी के बराबर। और ये कंडीशन उस टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी थी। मैंने क्या कहा था, दो चीजें हैं। देखो एक्स एल में फिर से कर लेते हैं इस पे डिस्कस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही। 1/, कल आपको फिर फॉर्मूले लगाने में प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी। एक में रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ओमेगा का मान कम होगा तो एक्सएल भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन उसी टाइम पे एक्सी क्या हो रहा होगा, मीनिंग समझ में आ रहा है। एक्सएल का मान जब क्या होगा, कम हो रहा है, एक्सी का मान उस टाइम पे क्या हो रहा है, ज्यादा। किसकी वजह से, ओमेगा की वजह से। ओमेगा का रिलेशन क्या है, एक में डायरेक्ट है, एक में क्या है, कम वैल्यू क्या करेगी, यहां मान को बढ़ाएगी। और फिर उन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, अंतर। क्या ले रहे हैं, उस दिन मैंने आपको टेबल बना के अंतर भी समझाया था कि भाई अगर एक की भी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो कहीं ना कहीं अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अब यहां ओमेगा का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा जहां ओमेगा की वैल्यू के लिए एक्सएल और एक्सी का मान क्या हो जाएगा। मैंने तराजू का एग्जांपल दिया था ना, एक टाइम पे एक बिल्कुल कम है, एक क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, ये फिर एक संतुलन की स्थिति आएगी। कैसी स्थिति आएगी, आगे संतुलन की स्थिति। और जब संतुलन की स्थिति आएगी तो उस संतुलन की स्थिति में एक्स एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे जो ओमेगा की वैल्यू होगी, जो ये ओमेगा है ना, इस ओमेगा की वैल्यू को उस टाइम पे हम बोलते हैं बेटा ओमेगा नॉट। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है एंगुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, कोणीय अनुनाद आवृत्ति। क्या कहा जाता है, लिख दो यहां पे, कोणीय अनुनाद आवृत्ति। क्या बोला जाता है, आवृत्ति, राइट। एंगुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्लियर है, ओमेगा नॉट, उस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन पहले ये कंडीशन समझ में आ गई। अगर ऐसा होगा तो देखो ये फैक्टर तो शून्य हो जाएगा ना, है ना, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, शून्य। तो अभी मैं इसी पे फोकस करता हूं, इसको क्लीन करते हैं, जेड पे फोकस करते हैं। जेड इज इक्वल्स टू हमारे पास ये रिजल्ट हो रहा है, एक्सएल माइनस होल स्क्वायर। जब ये कंडीशन हुई तो ये फैक्टर 0 हो गया, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर बचा या आर बचा, z इक्वल्स टू आर। इसको बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं, रजिस्टिव सर्किट, याद भी रखना, ठीक है। प्योर रजिस्टिव सर्किट, शुद्ध रूप से प्रतिरोधी सर्किट हो गया राइट। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सएल और एक्सी की जब की वैल्यू है वो दोनों के दोनों बराबर हो गए और क्या हो गया, चलिए। इस टाइम पे अब देखो, जब तीन लोग रोक रहे थे धारा के मान को, अब केवल कौन रोक रहा है, आर रोक रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो आई की वो पीक वैल्यू वाला मान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि अब जो ये ग्राफ है ना ये बढ़ के मिलेगा, ये पीक वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इसको अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन ये नहीं है अभी अनुनाद क्या है, क्वेश्चन ये आएगा कि अनुनाद क्या है, तो वहां पे आप दे देंगे कि इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जब ओमेगा का मान कम होगा तो तब क्या होगा, है ना, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी। फिर कहीं आप धीरे धीरे जब हम इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाने में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे दोनों मान क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर बेटा, और फिर उसके बाद ये बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब इससे आगे थोड़ा सा और फोकस करते हैं। एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्सी, इसको मैंने कहा हम उस टाइम पे एक फ्रीक्वेंसी कहेंगे ओमेगा नॉट एल, क्या इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा नॉट सी। फिर इसी को सॉल्व करो बेटा, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC और ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC। समझ में है, तो देखो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। ओके, अब जैसे मैं हमेशा बेसिक से बताता हूं, एक फॉर्मूला और बताऊंगा
ठीक है। ओमेगा क्या है? स्पीड है। क्या है? कौन सी स्पीड है? एंगुलर स्पीड है। और जो हम नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसमें चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाल। कौन सी वाली चाल? ये चाल की बात कर रहे हैं। दूरी कौन सी आएगी? 2 पाई। क्या आएगी? और समय क्या आएगा? टी, टाइम पीरियड। क्या आएगा? 1/t को, आप देखो छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, इसको f कहते हैं 1/t को। 1/t है 1 आवर्तकाल, 1 और आवर्तकाल को फ्रीक्वेंसी, 1 आवर्तकाल को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या बोलते हैं? तो यहां पे ओमेगा का रिलेशन क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f हो गया ना। क्या हो गया? इस फॉर्मूले का यहां यूज करने वाले हम, देखो है, इसी फॉर्मूले को मैं इस साइड को लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखें, उल्टे को लिख रहा हूं। ओमेगा नॉट की जगह पे मैं लिखूंगा 2 पाई f इज इक्वल्स टू 1/√LC। f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो दोनों में अंतर क्या है? ये है कोणीय अनुनाद आवृत्ति। क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? केवल अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति 2 पाई भी आ गया साथ में। क्या भी आ गया? यहां तक समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारे फॉर्मूले यहां लिखे गए हैं, मैंने आपको सारे के समझा भी दिए हैं एक एक के। और धारा मैक्सिमम होती है इस टाइम पे, है ना, जो धारा का अधिकतम मान होगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू VRMS। और यहां पे अपॉन देखो जेड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? आर आ रहा है। इस पे अगर आप फोकस करें तो क्या आ रहा है? आर। क्या आ रहा है? आर। क्यों आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे XL इज इक्वल टू क्या हो गया? XC हो गया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या है? अब पावर। अब आपको पता है जब हम विद्युत धारा को यूज करते हैं, जैसे हमारी लाइटें जली हुई हैं, जो भी चीज चल रही है, उन सब में क्या यूज होती है? भाई वोल्टेज यूज हो रहा है, करंट यूज हो रहा है, और जो उसके बाद खर्च हो रहा है उसको हम एनर्जी कंज्यूम भी कह सकते हैं, या पावर कंजप्शन भी कह सकते हैं। माने कहीं ना कहीं जो है शक्ति का क्या कर रहे हैं हम? ह्रास कर रहे हैं, शक्ति को हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ में आ गया? तो पावर क्या होती है? देखो पावर का जो नॉर्मल फॉर्मूला है W/T। ठीक है, ये कार्य करने की दर है। क्या है? P इज इक्वल टू W/T। राइट बेटा? और फिर W की वैल्यू क्या होती है? कार्य है। ठीक है ना? यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पे W का अर्थ होगा क्या? VQ। क्या होगा? और V का अर्थ V रहेगा, Q का मतलब होगा IT। क्या होगा? तो VIT, ये तो किसकी वैल्यू होगी? W की। और तब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT/T। T से T कैंसिल, और P इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? VI। क्या हो गया? क्या हो गया? क्लियर? तो यहां पे आपको ये जो VI है यही पावर है। अब आगे ना कहां से आया फॉर्मूला, तो ये सीधे यहीं पे लिखा। यहां पे हम लोग निकालते एवरेज पावर। फिर से आपका क्वेश्चन आएगा कि सर एवरेज क्यों? तो फिर से वही चीज कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो फिक्स तो है ही नहीं, तो उसको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज भी कौन से के लिए? ये आधे साइकिल के लिए। किसके लिए? नॉट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू 0। फिर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, कि जो पावर है प्रत्यावर्ती धारा में एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? 0। और आधी के लिए पूछेगा तो आंसर क्या होगा? ये। और साथ में कंडीशंस भी अप्लाई होती है, वो कंडीशन ही हमको अब यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, कैसे आएगा? इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन होगा, हम जरूर करेंगे। यहाँ पे VRMS, IRMS और cos फाई आपको पता है क्या चीज था? फेज चेंज। क्या? फेज चेंज। और कॉस आता है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं बेटा। ये जो cos फाई है ना, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? ठीक है, शक्ति गुणांक भी बोल सकते हैं, पावर फैक्टर हो गया। क्लियर है? शक्ति गुणांक। क्या? शक्ति गुणांक। ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अब पहले इसी पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, जब R से, कहां से? कहां से? R से क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा गुजरेगी, तब फेज चेंज कितना होता है? 0। क्या होता है? पहले एक चीज और समझनी है आपने, ये जो फाई है वो किस किस के बीच का ग्राफ है? V और, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। पहले हमें यही समझ में नहीं आता कि ये फाई है किस किस के बीच का। ये V और I के बीच का है। जब कोई भी प्रत्यावर्ती धारा किससे पास से शुरू होती है?
रजिस्टर से, प्रतिरोध से, किससे? तो उस टाइम पे फाई की वैल्यू क्या होती है? अरे शून्य, क्योंकि एक ही कला में रहते ना, एक ही। तो देखिए पहली वैल्यू तो आई फाई की 0। मैं पहले इसको क्लियर कर दूं एक बार, फिर सही रहेगा। ठीक है, यहां पे हम कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन एसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, थ्रो आर, फाई की वैल्यू क्या हो रही बेटा? 0 डिग्री। सबको समझ में आ गया? दोनों के दोनों एक ही कला में है। अगर कला संबंध भी बनाना है तो इधर आपका वी आर भी है, इधर ही आपका क्या है? आई है। दोनों के दोनों एक ही एक्सिस पे, हाँ है ना? फाई की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे देखिए पी एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। पता है? कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये P मैक्सिमम यही आता है, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू क्या है? वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2। कभी कभी ये क्वेश्चन वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 में भी रहता है, कंफ्यूज मत करना। ये सारा सोल्व कर दिया मैंने जल्दी जल्दी में, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम, ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पहली कंडीशन है। बाकी कंडीशन देखिए क्या होगी, इसको साफ कर देते हैं। देखिए जब इंडक्टर से जाता है या कैपेसिटर जाता है, बोथ इन बोथ केसेस फाई इज इक्वल्स टू, एक में अग्रगामी एक में पश्चगामी है, लेकिन कोण कितने का है? यहां अग्र और पश्च का मतलब थोड़ी, यहां तो कोण का मतलब है। कोण कितने? पाई बाई 2। तो बेटा इसके हिसाब से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। सीधे रख लूं? पता है आपको cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई बाई 2 या 90 बोलेंगे 0 होती है। क्या होती है? 0। आगे समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इससे यह पता लग रहा है कि इन दोनों में पावर कंजप्शन शून्य। क्या? तो आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा वाटहीन, ठीक है ना? क्या आएगा? वाटहीन धारा। क्या आएगा? क्या आएगा? उसको वाटलेस करंट बोलते, क्या बोलते हैं? तो इसी में कहते हैं बेटा वाटलेस करंट का मतलब हो गया कि जब P का मान शून्य, और वो कब कहलाता है? जब धारा किससे फ्लो कर रही होती है? कैपेसिटर और इंडक्टर से। यहां तक समझ में आ गया? तो ये तमाम पॉइंट मैंने लिखे हैं, क्या होंगे सारे के सारे समझा भी दिए हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इससे रिलेटेड डेरिवेशन है वो हम लोग कल करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। वाओ, क्या है? क्या चीज है? अरे चित्र किस चीज का है वो? जनरेटर का। किसका है ना? तो एसी जनरेटर का एक तो चित्र बनाने के लिए आता है क्वेश्चन कि भाई उसका चित्र बनाइए और साथ में एक्सप्लेन भी कीजिए, उसकी वर्किंग आती है। इसका ईएमएफ का फॉर्मूला आता है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मैं कल बताऊंगा डेरिवेशन में जब हम करेंगे उसका। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो एसी जनरेटर है वो क्या होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा है, फिर से कह रहा हूं, जब भी किसी युक्ति के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ये लिखना वो युक्ति है क्या। तो एसी जनरेटर क्या है? क्या करता है? हाँ, ये मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले आपने लिखना ये एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्लियर रहेगा? ये हो गया इसके बारे में। दूसरा तो इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अरे क्या बताइए, सिद्धांत बताएं। सब आपको पता है, फाइनल तैयारी चल रही है। सिद्धांत क्या है इसका? किसके सिद्धांत पे प्रयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। किस पे? अरे फेराडे इसीलिए फेमस है भैया। मैंने कहा था ना, रेवोल्यूशंस आ गई थी जब उन्होंने विद्युत चुम्बकीय जो हमारे किसके इंडक्शन के जो रूल है, प्रेरण के जो रूल उन्होंने जब दिए कि भाई कैसे एक किससे प्रत्यावर्ती किसी से मैकेनिकली चेंज करें ना, किससे करें हम? जब चुम्बकों को हमने क्या लिया कि जो हमारे जो चुम्बक थे उन चुम्बकों को हमने प्रत्यावर्ती चुम्बकीय क्षेत्र बना दिया, घुमा दिया उनको। क्या कर दिया? रोटेट किया हमने चुम्बकों को। क्या किया? रोटेट। तो प्रत्यावर्ती चुम्बकीय क्षेत्र बन गया। उस प्रत्यावर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में हमने कुंडली, एक चालक, एक परिपथ, किसी को भी रखा, तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया था? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था। राइट? उसी को हम यहाँ यूज करते हैं। किन चीजों पर निर्भर करेगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो ये जनरेटर क्या करता है, इसमें इसके पार्ट क्या कहेंगे, इंग्लिश में ये लिखा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट है रोटेटर। रोटेटर वाला पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है ये क्या है? रोटेटर। इसी को हम लोग कॉइल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या टरबाइन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव। इसको हम घुमाते हैं। अरे कहां चला गया?
बदल गया ना जो उसमें आके। ओके ठीक है ना, ये क्या है, चुंबक है, ये फिक्स भी हो सकते हैं और ये भी क्या कर सकते हैं, रोटेट। मैंने एक वीडियो जो आपको दिखाया था उसमें कौन घूम रहे थे, चुंबक ही घूम रहे थे, राइट। उसके बाद बेटा ये जो कॉइल है ना, कॉइल का एक एंड और दूसरा एंड उसका संबंध होता है इन रिंग से, इनको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग का मतलब ये हुआ कि रिंग जो है ऐसे अपनी जगह पे क्या करेंगी, घूमेंगी और इनके टच में यहां पे ये कार्बन ब्रेसेस, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, कार्बन ब्रेसेस, राइट। ये कार्बन ब्रेसेस रहेंगे तो ये रिंग तो घूमती रहेगी और कार्बन ब्रेस पे हर समय हमें क्या मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा। और वो करंट फिर आगे किसमें, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलना, हम आउटपुट में माने जो हमारा पावर स्टेशन होता उसके लिए क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, राइट। इसके कितने टर्म्स हैं, क्या है, कैसे ये यूज होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी इसका इतना ही आपको मोटा मोटा समझना है। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज होता है। तो कभी कभी इसका ये फिगर आएगा, ये आपको याद करने की, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के बैठे, एक कॉइल बनानी है, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल रखना है ना, और बस बहुत इजी है, स्लिप रिंग बना दिया और ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, इस पे ज्यादा डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर। हाँ देखो लगातार युक्तियां आ रही हैं। अगला है ट्रांसफॉर्मर। क्या है, फिर से ट्रांसफॉर्मर के बारे में आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मर क्या है। क्या है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण या एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो निम्न वोल्टेज उच्च धारा, मैंने कहा ना संबंध को ऐसे लिखना है कि आपका विभव जो है निम्न विभव उच्च धारा, क्या को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित करता है, या इसके उल्टे, उल्टा क्या हुआ इसका, उच्च विभव निम्न धारा को निम्न विभव उच्च धारा में परिवर्तित करता है। एक होता है स्टेप अप, एक होता है, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो पहला तो आप इसके बारे में लिख देंगे। दूसरी चीज आपने क्या लिखनी, उसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताओ किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तैयारी नहीं हो रही है भाई, गलत बात है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे, किस पे करते हैं, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा और उसका रिजल्ट किसमें मिलेगा, द्वितीय कुंडली में, या प्राथमिक कुंडली में कुछ होगा उसका रिफ्लेक्शन या जो भी कहे रिजल्टेंट किसमें मिलेगा, द्वितीय कुंडली में, राइट। तीसरी चीज जब युक्ति आती है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा बनता है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग सिंपली यही फिगर देंगे यहां पे, ये राइट बेटा, ये हो जाएगी इसकी प्राथमिक कुंडली, है ना। मान लो ये हो गया, यहां पे ये सॉफ्ट आयरन कोर को दिखाते हैं और ये होगी इसकी द्वितीय, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करेंगे क्या है, और ये आउटपुट भी हो गया, ये हो जाएगा यहां से आउटपुट, क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा इनपुट, ये निवेश है। जैसे आपका कोई भी उपकरण है ना, आप सीधे बिजली पे लगाते ना उसको, वो जो लीड के बाद जो करंट जा रहा है वो ये जा रहा है, बीच में ट्रांसफार्मर आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रांसफार्मर के बाद फिर वो सेकेंडरी में, और फिर इसके बाद अगर हमको उसको डीसी में बदलना होगा तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रेक्टिफायर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रेक्टिफायर्स। तो वो बात की बात है, क्लियर है। अभी इतना समझो। तो ये हो गया, ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये क्या हो गई, द्वितीय कुंडली। तो ये ट्रांसफार्मर के प्रकार मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्टेप अप होता है, क्या होता है, स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, निम्न वोल्टेज को किसमें बदलेगा, उच्च में, उसके साथ वाला करंट आप बोल लेना। और स्टेप डाउन क्या करेगा, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, आगे बढ़े। ओके, ये है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन बनेगा, वो ट्रांसफार्मर देगा, उसके बारे में कुछ नॉलेज देगा, कुछ उसके नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में देगा, और ये नहीं बताएगा। ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इनपुट पावर है आउटपुट पावर दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी है कि भाई जितना मिलेगा उतना ही तो कन्वर्ट करेगा, तो दोनों पावरें बराबर होती है, इधर की पावर और उधर की पावर क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है बेटा। इसी से ये संबंध बनता है V1 अपॉन V2। ये अभी V1 अपॉन V2 का मतलब समझो, कुछ बुक में इसको E1 अपॉन क्या लिखा होगा, E2। ये है प्राथमिक कॉइल में EMF अपॉन द्वितीय कॉइल में EMF। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या चीज है, जो ये V1 है अपॉन V2 है ना, ये प्राइमरी कॉइल में क्या है, हाँ EMF, और अब सेकंड का हो जाएगा, ये सेकेंडरी में है, ये किसमें, सेकेंडरी। करंट का रिलेशन उल्टा है, इसी से निकला है ये I2 अपॉन क्या है बेटा, I1। ये द्वितीयक में करंट, और क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन डायरेक्ट है, N1 अपॉन क्या है, N2 है।
ठीक है, हो सकता है आपको बुक में ऐसे मिले V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 और इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, प्राथमिक कॉइल, द्वितीय कॉइल, सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आज हमने जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर था उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, उनसे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स थे, सबको हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है ना। और अब हम इससे रिलेटेड सारा मैंने बना रखा, आपकी कलेक्शन कर रखा है, जितने भी क्वेश्चन इससे पूर्व पूछे गए हैं सीबीएसई में, ठीक है ना, एज वेल एज जो उत्तराखंड बोर्ड है उसमें भी जितने पूछे गए हैं, तो आपको सीबीएसई से ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे। तो वो सारे क्वेश्चंस रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगर आप इस पे जो आज पढ़ाया मैंने इस पे फोकस कर लेते हैं, समझ आते, तो कल आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल हम लेके आएंगे क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।